पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, आज एक लंबे प्रतीक्षा के बाद में अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन, मूर्ति स्थापना, इसके क्या राजनीतिक क्या सामाजिक संदर्भ रहेंगे। हम इतिहास की बातों में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये एक लंबा संघर्ष था और इस संघर्ष में बहुत सी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संगठनों ने अपना काम किया है। इसके बाद में ये यहाँ तक पहुंचा है। विभिन्न सरकारों के विभिन्न तरह के रोल रहे हैं। किसी के उसकी नज़र में पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन दूसरी की नज़र में नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हम कंसोलिडेट करके इस वीडियो के अंदर समझने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक प्रयास है। आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आप अपने सुझाव जरूर प्रेषित करें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो नया स्टूडेंट वर्ग है उनको वर्तमान की चीज़ें और आने वाला जो समय रहेगा उसके अंदर इसके परिप्रेक्ष्य को लेके चलाने की है। तो आप सभी जानते हैं कि इसके स्थापना का जो क्रेडिट जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को जाता है, जिस निर्णय के अंदर ये तय हो गया था कि यहाँ पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था के राम जो हैं वो इस जगह से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो जगह है ये हिंदू पक्ष के पास रहेगी और वो अपना जो इनका एक आदर्श, इनका सदियों से एक आदर्श रहा है, भगवान श्री राम, जो हम रामायण जो महाकाव्य है, उस रामायण महाकाव्य में हमने जो राम के चरित्र को समझा, देखा है, उसका अयोध्या से जो संबंध था, उस संबंध को सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से स्थापित किया, उसके बाद भी हिंदू पक्ष के पास चला गया। और उसके बाद में वर्तमान जो सरकार है उसने वहाँ पर एक बहुत ही त्वरित कदम उठाते हुए और वहाँ पर ये जो करोड़ों भारतीयों की आस्था का जो एक लंबा विवाद था, उसके बाद में इसको स्थापित, इसको बनाया। अब इसके पीछे जो है बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं, वर्तमान जो सत्ता पक्ष है उसकी तत्परता को या इसके पूर्व के संघर्षों को या इससे जुड़े हुए जो संगठन हैं उनकी तत्परता, वर्तमान की या पूर्व के संघर्षों को, उनको जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो थोड़ा सा ये मान सकते हैं कि ये राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने ये तत्परता दिखाई है। तो यहाँ पर मेरा सीधा सा एक विचार है कि ऐसे जितने भी आयोजन हैं, चाहे वो पहले हुए हों या भारत का जिस प्रकार से जो ढांचा सदियों से चला आ रहा है, उसके अंदर आने वाले समय में भी ऐसे जो भी आयोजन होंगे उसके कोई न कोई राजनीतिक निहितार्थ हो सिद्ध होंगे ही होंगे। ये नहीं हो सकता कि इसका कोई राजनीतिक बेनिफिट नहीं उठा पाएगा, ये होगा। साउथ के अंदर बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, उस जमाने के अंदर राजा महाराजाओं ने बनाए थे। वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय या किसी भी एक देवता विशेष के प्रति अपनी आस्था रखते थे, उसके वहां पर बड़े बड़े उस जमाने के अंदर उन्होंने मंदिर बनाए थे। और साउथ के वो मंदिर आज एक बड़े पर्यटन आकर्षण के अंदर बने हुए हैं। उनके बनने के पीछे का क्या इतिहास रहा होगा, वो बातें अब गौण हो चुकी हैं। इन्हीं चीजों को अगर वर्तमान अयोध्या के जो भगवान श्री राम के जो नया जो मंदिर है इसके साथ देखें तो ये बात सही है कि ये एक बड़ा धार्मिक टूरिज्म सेंटर आने वाले समय में बनेगा, क्योंकि भगवान श्री राम को सभी हिंदू धर्मावलंबी
मानते हैं, और वो किसी भी दल या जो यहाँ पर पंथ हैं उनसे हो सकते हैं, लेकिन वो अपने घरों में दीपावली मनाते हैं। दीपावली मनाने का सीधा सा मकसद ये है कि वो भगवान श्री राम को के अंदर आस्था रखते हैं, और ये आस्था जो है आने वाले समय में भी बरकरार रहेगी, सबकी रहेगी, ऐसा नहीं है। दीपावली त्योहार अन्य धर्मावलंबी, बहुत सारे बौद्ध, बहुत सारे जैन, बहुत सारे मुस्लिम दीपावली त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो वो एक पर्यटन स्थल के रूप में उस मंदिर के दर्शन जरूर आने वाले समय में करेंगे, और ये मंदिर उस क्षेत्र की इकोनॉमी को जरूर ग्रो करवाएगा, ये बात सही है। कुछ राजनीतिक दलों को हो सकता है इसके पीछे ये लगता हो कि इससे वो फायदा ले लेंगे, जरूर लेंगे, ये बात सही है, क्योंकि इसका जो अगर थोड़ा सा इतिहास, गहराई में नहीं जा रहे, थोड़ा सा इतिहास देखेंगे तो हो सकता है वो दल ये कह रहे हैं कि दूसरा दल फायदा ले लेगा, वो ये कहने वाले दल है ना, उस दौर के अंदर उन्होंने भी कुछ फायदा इसका लिया है। ये बात सही है कि ये जो निर्णय है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित हुआ है, उसके बाद में ये मंदिर यहाँ पर बना है। अब ये कह रहे हैं कि कुछ ये आधा अधूरा है। अब हो सकता है कि जल्दी फायदा लेने के लिए ये काम थोड़ा जल्दी करवा दिया गया होगा। साउथ के अंदर जो भी मंदिर, बड़े बड़े मंदिर हैं, वो बने हुए हैं, तो वो राजा महाराजाओं की कई पीढ़ियों के दौर गुजरे हैं, तब जाके वो वर्तमान स्वरूप में आए हैं। अब ये है कि ये जल्दी हुआ है ये काम, और इस जल्दबाजी के पीछे क्या मकसद रहे हैं, इसमें सीधी सी बात यह है कि इसके कुछ न कुछ राजनीतिक जो लाभ लेने का प्रतीत होता है, और ये होता रहेगा, इसको नकारा नहीं जाएगा। अब ये पर्यटन स्थल के रूप में जब स्थापित होगा, और होगा क्या, हो चुका है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर जो आम पब्लिक को ले जाया जाएगा, अभी तक के जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें ये लग रहा है कि पब्लिक को ले जाया जाएगा, और बाद में वो पब्लिक जो है एक जुड़ाव करेगी। एक बार वो पब्लिक जो अभी वर्ग हैं या अभी जो राजनीतिक रूप से किसी एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो वहाँ जाएंगे या ले जाए जाएंगे, फिर उनकी जनरेशन आएगी, उनके रिलेटिव आएंगे, उनके फ्रेंड सर्किल आएगी, और एक सोशल मीडिया के अंदर जिस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार रहेगा, उसके बाद में ये बात सही है कि ये पर्यटन स्थल होगा, और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होती है, और वर्तमान सरकार ने ऐसा किया भी है कि आने वाले समय में अयोध्या के लिए हर बड़े शहर से बसों की सुविधा, ट्रेन की सुविधा, राजधानियों से जो है एयरलाइंस की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की डिक्लेरेशन, क्योंकि सीधी सी बात यह है जहां पर पब्लिक जाएगी वहां के लिए कंपनियां जो हैं ऑफर देंगी। वहां पर अब बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो वहां पर अपने होटल स्थापित करेंगी, वो चलेंगे, एक कारोबार जरूर स्थापित होगा, ये बात सही है, इसको नकार नहीं सकते हैं, कारोबार स्थापित जरूर होगा वहां पर। जो भी धार्मिक पर्यटन स्थल रहे हैं उनके चारों तरफ कारोबार स्थापित हुए हैं। अब इसका एक दूसरा पहलू है कि इसकी आवश्यकता क्या थी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अंदर हम किसी एक धर्म या जो सत्ता पक्ष है वो किसी एक धर्म के प्रति स्पेशल झुकाव रख के संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। सीधी सी बात यह है कि
राजनीति के अंदर जो मकसद है वो ये रहता है कि सत्ता प्राप्त करना। सत्ता में है तो वो सत्ता के अंदर किस प्रकार से भविष्य में सुरक्षित रह सकते हैं, सत्ता में वो बने रहें, उसके लिए जितने भी जो प्रयास हैं, वो चाहे धार्मिक प्रयास हों, चाहे वो जातिगत प्रयास हों, या क्षेत्रीयता के जो भाव हैं वो पैदा करने हो, वो करेंगे, करते आए हैं। विभिन्न दल करते आए हैं और आने वाले समय में भी ये करेंगे। लेकिन एक बात मैं सभी बुद्धिजीवी साथियों से ये करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमने जब ग्लोबलाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन के बाद में जो आधुनिकीकरण के दौर के अंदर हम इंटर हुए और हमने जो पश्चिमीकरण का अंधाधुंध प्रयोग नहीं किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमने अनुसरण किया और हमने पश्चिमी मुल्कों को जब देखा और उन मुल्कों को देखने के बाद में ये लगा कि ये किस प्रकार से ग्रो कर रहे हैं, इनकी इकोनॉमी है, इनके अंदर किस प्रकार का फ्रीडम है, इनके अंदर एजुकेशन, इनका हेल्थ सेक्टर, इनका ओवरऑल जो विकास है वो किस प्रकार से होता आ रहा है। और वहाँ पर कोई भी धार्मिक मनमुटाव उनके लोगों के अंदर नहीं महसूस हो रहा है। वो धीरे धीरे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो एजुकेटेड है, रियल एजुकेटेड है, आजकल एजुकेशन कहाँ से आ रही है? फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यहाँ से एजुकेशन मिल जाती है, ठीक है। तो उस एजुकेशन को तोड़ मरोड़ के भेजते रहते हैं, इधर उधर ग्रुपों में सर्वाइव कर देते हैं और उसी से क्या है कि एक धारणा स्थापित हो जाती है कि ये फलाना व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन कुल मिला के वो सही नहीं है। इसके रूल रेगुलेशन बनाने के लिए सरकारें लगी हुई है। तो उस पश्चिमीकरण को जब हमने अडॉप्ट किया और उसको देखा तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ऐसा आने वाले समय में हमारे देश में भी होना चाहिए। लेकिन इतना समय गुजर गया, थोड़े हम क्या है कि उस ओर बढ़े थे, लेकिन वो रफ्तार जो है पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी क्या है कम हो चुकी है। लोग उन मुल्कों की ओर जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ एक फ्रीडम है, वहाँ पर हर प्रेस में आज़ादी है, वहाँ पर आपके राइट्स के लिए इतना स्ट्रगल नहीं है जितना कि यहाँ है। कुछ यहाँ पर चीज़ें जो हैं अभी घुटन की महसूस होती है। तो ये जो घटना है, इस घटना को कुछ लोग ये मान सकते हैं कि इससे कुछ वर्ग को घुटन हो सकती है, कुछ वर्ग को ज़्यादा स्वतंत्रता मिल रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, ठीक है ना, कि एक बड़ा वर्ग है जो इससे खुश है, तो बड़े वर्ग की खुशी के लिए देखो सारी चीज़ें होती आई हैं। आपके घर के फंक्शन हो, चाहे आपके क्षेत्र के फंक्शन हो, वहाँ पर एक बड़ा वर्ग अपने आप को हमेशा स्थापित करता आया है। और वो जो छोटा वर्ग है, ठीक है, संख्या के लिहाज से, ठीक है ना, उसको ये चीज स्वीकार करनी होगी कि इनके लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध अगर सरकारें करवाती हैं तो कोई बात नहीं, हम कम विकल्पों के साथ हम सरवाइव कर लेंगे, ठीक है। और वहाँ हम इस प्रकार से अपने आप को ग्रो करवाएं कि हमारी कमी, हमारी संख्या बल को कम जो आंकड़े हैं, ये आने वाले समय में इस रूप में स्थापित होगी कि ये लोग हमारे ऊपर आश्रित हों। ये चीज अगर वो दिमाग में रखें तो कोई ताकत नहीं है कि यहाँ पर जो एक जिसको हम कहे बहुसंख्यक वर्ग की पॉलिसियों के ऊपर काम होना, ठीक है। अब यहाँ का तो बहुसंख्यक वर्ग भी डिवाइड है, उसके अंदर भी हजार तरह के डिवाइडेशन है, ठीक है।
और ये डिवाइडेशन का आधार भी ये धार्मिकता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सी तरह के पंथ संप्रदाय, बहुत सी तरह के देवता हैं, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालते हैं। किसी के लिए रामायण के राम जो है वो एक आदर्श पुरुष हो सकते हैं, किसी के लिए राम जो है एक निराकार रूप में जो जिसको हम सदियों से स्वीकारते आए हैं, जो पुराने जो शंकराचार्य और उनके जो वेद, उनके जो विचार हैं, उनके अकॉर्डिंग जो निराकार राम की बात करते हैं, वो उनके लिए आदर्श हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ समस्या ये कि राम जो निराकार था उसको एक साइड में रख के और एक पात्र जो रामायण का पात्र और वो अयोध्या यानी पुराने समय का वो जिस भी नाम से वो राज्य रहा होगा, क्षेत्र रहा होगा, उसके एक राजा महाराजा के रूप में, और इसकी ऑथेंटिसिटी की बात मैं करूं, उस पात्र यानी हमने तो रामायण देखी थी, रामायण में जो पात्र राम, ठीक है, रामायण पढ़ने वाले बहुत कम हैं, देखने वाले तो करीबन है, कोरोना काल में सभी ने देख ली। ठीक है, तो उस पात्र को उन्होंने अपने मन में ढाला और उस पात्र के साथ बहुत सी तरह की पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ एक नेगेटिव चीजें हो सकती हैं। देखो, अब रावण भी एक बड़े विद्वान रहे हैं, उनसे कुछ गलतियां हुई हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम जो रामायण के पात्र हैं उनसे कोई गलतियां नहीं हुई, उनसे भी क्योंकि हमने रामायण को कहाँ तक देखा है, भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटते हैं और हम दीपावली मनाते हैं, वहां तक हमने रामायण को देखा है। ठीक है, तो कुल मिला के मेरी इन बातों का, क्योंकि इसके बाद में भी बहुत सी तरह की बातें भगवान श्री राम के साथ जुड़ती हैं जो सभी तरह के साहित्यों में उपलब्ध नहीं है। जिन्होंने गहराई से पढ़ा है, देखा है, उनके पास ये चीजें हैं। तो मेरा इस वीडियो का मकसद यही है कि आप इसके दोनों पक्ष ये स्थापित हो गया है। ये धार्मिक एक टूरिज्म का एक केंद्र आने वाले समय में बनेगा, यानी बन चुका है। ठीक है, और करोड़ों लोगों की आस्थाएं यहाँ से जुड़ी हुई थी, वो स्थापित हो गई है। और कुछ दलों के राजनीतिक नैरेटिव जो बने हुए थे, उनका जो चरम था वो भी पूर्ण हो चुका है। ठीक है, उनका नैरेटिव जो है, किसी का इसके लिए पॉजिटिव था, किसी का नेगेटिव था, तो वो भी सारी चीजें इसके साथ स्थापित होने का जो चरम था वहां पर आ चुकी है। अब दोनों को चाहे वो पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, उनको रोजगार के मुद्दे हैं, अन्य विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, उनके ऊपर बात करना, उनके ऊपर वो बात करें। ठीक है, मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि वो चीजें भी, जिस प्रकार से हम अपने आप को एक वर्ल्ड की सुपर पावर के रूप में स्थापित करवाने के लिए प्रयासरत हैं, और कुछ हद तक हम थोड़े गर्व भी करे हैं, तो वहां अगर पहुंचना है तो ये चीजें ये हमको वहां ले जाएंगी। यहाँ जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से जो नैरेटिव चले हैं, उनसे वो चीजें गौण हो चुकी हैं, तो इनके ऊपर भी बातें हो, धीरे धीरे हो सकती हैं, एकदम से नहीं होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से नैरेटिव यहाँ बन चुके हैं, उनके अंदर वो चीजें जल्द से जल्द आए वो अभी लगता नहीं है। तो आप भी पॉजिटिव रहें। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें किसी एक वर्ग को ही फायदा दे जाएंगी। आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप भी
इन्हीं पात्रों के साथ वर्तमान तक जीते आए हैं, ठीक है। दूसरा वर्ग बेनिफिट ले रहा है ना, तो आप भी अपना कुछ रोल इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। आप बाद में कुछ करवा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, उनके आइडियाज को किस रूप में आप अपने विचारों के साथ प्रेषित कर सकते हैं, तो कुछ आप इसके साथ जोड़ के आप अपना भी फायदा ले सकते हैं। राजनीति में ये चीजें होती आई हैं और होंगी, क्योंकि यहाँ का जो राजनीतिक हमने देखा है बैकग्राउंड 1947 के बाद से, तो उसके अंदर ये चीजें आई हैं और ये अभी दूर नहीं होंगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं श्रीलंका का, उसके अंदर भी ऐसे नैरेटिव चले, उसके बाद में वहाँ की स्थितियां खराब हुई। कोई बात नहीं है, अब ये ऐसे नैरेटिव से हो सकता है कि कहीं स्थितियां विकट हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से हमारा संविधान बना है और उस संविधान के अंदर विभिन्न तरह की संस्थाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ा है, हो सकता है कि वो जुड़ाव में कहीं जो है पहले जैसी स्थितियां नहीं हो, लेकिन फिर भी एक इतना जुड़ाव है, उसके अंदर विकट स्थितियां आने की संभावना बहुत कम है। तो आप पॉजिटिव रहिए। दोनों वर्गों को मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप इससे फायदा लीजिए, आप राजनीतिक फायदा लीजिए, धार्मिक फायदा लीजिए, आप आर्थिक फायदा लीजिए, कोई बात नहीं है। आप अगर इसे नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप एक अपना अलग से नैरेटिव तैयार करके और पब्लिक के बीच में जा सकते हैं। अगर वहां आपको लगता है कि हमारा यहाँ काम नहीं चलेगा तो आप शरण में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्योंकि राजनीति के अंदर सारी चीजें जायज है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए। फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।